वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टाइम में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बनाना की कोशिश कहिए इसे या अफवाह कहिए, ऐसा हो रहा है। आप देखेंगे कि गैस को लेकर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या 3-4 दिन में अगर कहीं युद्ध हुआ है तो क्या एकदम से भारत जैसे देश के अंदर ऐसी स्थितियां हो जाएंगी? इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं वो चौंकाने वाली भी है और कम से कम सरकार के लिए चुनौती भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की साजिशें कर कर इस तरीके का एक प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पर सब चीजों की एकदम से कमी हो सकती है। ये जो माहौल चल रहा है इसे लेकर बात होनी चाहिए कि वास्तव में हकीकत क्या है। क्या वास्तव में गैस खत्म हो गई? क्या खाना बनाने के लिए स्थितियां नहीं रहेगी? क्या वास्तव में पेट्रोल खत्म हो गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में खोद रहे हैं। लोग देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है। सदन में भी बहस चल रही है, विपक्ष भी चिंता कर रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में आज हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए सभी खास एडिटर्स, जिनसे हम बात करेंगे कि ये माजरा क्या है, आखिर आखिर ऐसा चल क्यों रहा है। और हमारे साथ इसी कड़ी में कर्नल अश्वनी शर्मा जी हैं जो एडिटर हैं, हमारे साथ संजय राणा जी हैं, एडिटर हैं, हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं, एडिटर हैं, और हमारे साथ गणेश पाठक जी हैं, आप भी एडिटर हैं। और सब अलग अलग जगह से, लखनऊ से भी है, उत्तराखंड से भी है और दिल्ली से भी है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय भाई सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। संजय भाई, आप देखेंगे कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, ए डबल ई ने या ए डबल आई ने, बहुत सारी चीजें हैं, इसे कैसे भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से युद्ध चला, और युद्ध चले हुए कोई बहुत ज्यादा दिन अभी हुए नहीं है, इतने दिनों में ही आप देखेंगे एक मैसेज चल पड़े हैं कि आप थोड़ा सा देखिएगा, गैस को कम यूज करिएगा, अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और लोगों में एकदम से भगदड़ सी मच गई, लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं, पेट्रोल पंपों पे बड़ी बड़ी भीड़ शुरू हो गई है। अचानक से ऐसा माहौल कर दिया गया है कि भाई पता नहीं क्या हो गया कि पेट्रोल गैस सब खत्म हो गई, रोटी बनेगी नहीं और कोई संसाधन ही नहीं है, या इस गैस का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब इस तरीके की स्थितियां की जाती हैं। डरावनी है कि आखिर ऐसा क्यों? ईरान, इजराइल, अमेरिका, ठीक है, युद्ध का असर होता है, पड़ोसी देशों पर ज्यादा होता है। युद्ध चल रहे हैं लगातार, अमेरिका लगातार लड़ रहा है, उसके अलावा आप देखें रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, पूरे विश्व में हलचल हुई हुई है इस वक्त। लेकिन वास्तव में जो भारत की सड़कों के नजारे हैं, जिसे लेकर लगातार प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकारें लगातार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा एक दायरे में रहकर सारी चीज करें तो ज्यादा अच्छा है। संजय भाई, क्या लगता है वास्तव में कि इस युद्ध का असर अब इतना बढ़ गया है कि भारत जैसे देश के अंदर इस तरीके की स्थितियां बढ़ती चली जाएंगी? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को अचानक से डर भी लगने लगा है कि भाई ये हो क्या रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल खोद रहा है। संजय भाई। सर, गुड इवनिंग टू फेलो पहले देखिए, ऐसा है कि ये पैनिक क्रिएट किया गया। अगर आप पूरे परिदृश्य को देखेंगे, कहीं पे भी वॉर होता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हम्म। है, और इम्पैक्ट सिर्फ भारत में नहीं होता, दुनिया के हर देश पे होता है, हर जगह पे होता है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम्म। पैनिक क्रिएट करा जा रहा है, जिस तरह से पैनिक को बनाया जा रहा है, वो बड़ा दुखदाई है। और कहीं ना कहीं गैस की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे काला बाजारी हो रही है, जिसपे नो डाउट सरकार कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। देखिए, अगर पेट्रोलियम की बात करें तो हमें नहीं समझ में आ रहा लोग पेट्रोल पंप पे क्यों लाइन लगा रहे हैं। हमारे पास हम्म। आज के दिन में अगर देखा जाए तो 10-12 दिन युद्ध के हो गए हैं। अगर हम सप्लाई ना ले, यानी इंपोर्ट ना करें, तो 75 दिन का स्टॉक हिंदुस्तान के पास है। यानी 1 लीटर भी हम नहीं मंगाते तो भी 75 दिन तक जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये हम्म। देखना होता है कि किस देश से कितने परसेंट में आ रहा है। जिस कैनल की बात हो रही है, जिस रास्ते की बात हो रही है, उसमें से सिर्फ 20% हमारे खपत की चीजें आती हैं, अगर पेट्रोलियम की बात हम्म। करें। और सिर्फ एक देश है
जिससे सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं वो है कुवैत। एलपीजी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 50% है, यूएई से तकरीबन 12% है, बाकी अदर कंट्री से, रशिया से है, यूएस से 18% है, हम्म। अंगोला से है, बहुत जगह से। तो ये पैनिक जो है, पैनिक को बनाया जा रहा है। देखिए अगर हम एलपीजी की भी बात कर ले, देखिए सरकार ने बड़े एसेंशियल कम्युनिटी वाला एक्ट वाला लगा करके उसने सिंपल सा कर दिया है कि भाई आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, नहीं आप रेगुलेट हो गए, मेरे अनुसार काम करोगे, प्रोडक्शन बनाने की बात कर दी गई है। कहीं किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जिस तरह से हवा बनाया जा रहा है, जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दुखदाई है। अगर हम जैसे नोएडा में रहते तो जो लोग हैं, आम जनता है, चाहे वो मेड हो या जिनके पास सिलेंडर यूज होता है, सोचिए वो बता रहे हैं कि 4-4 हजार रुपए हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है। वही संजय भाई, यही बड़ी एक सवाल है कि नोएडा जैसी जगह भी इस तरीके की स्थितियां दी जा रही है, और बड़ी बड़ी जगह, बड़े शहरों की स्थितियां, उत्तराखंड के हालात आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल। अंदर लखनऊ जैसी जगह पर स्थितियां ऐसी हो गई कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, उनको सामने आना पड़ा, सब जगह अपील करनी पड़ रही है। और मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं हर प्रदेश के कि अरे भाई कोई दिक्कत जी। नहीं है, आप थोड़ा सा सब्र तो करो। लेकिन स्थितियां देखिए कैसी है। हो क्या रहा है सर, जिसके पास देखिए छोटे शहरों में या बी क्लास सिटी में कह लीजिए, क्या होता है कि गैस एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पाइपलाइन होता नहीं है। तो गैस एजेंसी हम्म। वाले जितने भी हैं, आपदा में सॉरी आपदा में अपना मुनाफा सोचने की बातें करने लगे, कमाई का जरिया ढूंढने लगे हैं। तो कई जगह मैंने भी देखा है कि लोगों ने बुकिंग नहीं कराई। देखिए पहले 23 दिन का था, उसको बढ़ा के 25 दिन कर दिया। यानी एक आदमी जो है, अगर सिलेंडर आपने ले लिया, 25 दिन बाद बुकिंग करेंगे, विद इन 3 डेज। अभी मेरी चर्चा हो रही थी 2 दिन पहले, ये जो एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने बोला आने वाले कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, देश में राजनीति होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल विपक्ष को करना हम्म। चाहिए, लेकिन जिस तरह की राजनीति हमारे देश में संजय जी हो रही है, वो कहीं ना कहीं दुखदाई है। क्योंकि पैनिक क्रिएट करके आप अनरेस्ट क्रिएट करते हो, और वो अनरेस्ट हम सबके लिए, देखिए आम जनता को नहीं पता है कि कुवैत से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास संसाधन कितने हैं, कितने दिन का पेट्रोल रिजर्व है, कितने दिन का एलपीजी रिजर्व है, हम कैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कर, किस आम जनता को बिल्कुल नहीं पता हो, हमें और आपको पता हो सकता है। तो वो जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अनरेस्ट क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है। इसमें सरकार का दायित्व यह है कि जितनी भी गैस एजेंसियां हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप पे तो नहीं, गैस एजेंसी पे स्पेशली निगरानी होनी चाहिए। जो फूड सप्लाई का जो इंचार्ज है, जो हेड है यहाँ पे, चाहे वो नोएडा हो या कोई भी शहर हो, हम कहते हैं देश का कोई शहर हो, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से उसको निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहीं पे कोई कंप्लेंट मिले, कहीं पे कोई इस तरह की बातें हो रही थी, स्पेशली जाके वहां पे तत्काल कार्रवाई करे। अगर गलती पाई जाती है तो उस एजेंसी, उस संस्था को, उस पेट्रोल पंप को तुरंत सील किया जाए। देखिए डर जब तक नहीं होगा शासन का, तब तक कोई काम होता नहीं है। और ये डर होना बहुत जरूरी है कि प्रशासन और शासन सख्त है इस मामले में, और कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आपने देखा होगा कोविड में क्या हुआ था, क्या ऑक्सीजन की कमी थी? नहीं, पैनिक क्रिएट कर दिया हम्म। गया था कि अरे ऑक्सीजन नहीं होगा, लोग मर जाएंगे। लेकिन क्या सब लोग रहे? और इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, और सिंडिकेट का काम ही यही कि मुनाफाखोरी करना। और मुनाफाखोरी को तोड़ने का काम सरकार का है। सरकार को उस पर एक एक्शन, कहता हूं एक्शन फोर्स बना देना चाहिए, जिसकी जो कम से कम निगरानी कर सके। क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, चाहे वो कोई भी शहर उठा के देख लीजिए, विस्फोटक जनसंख्या है। और हाँ। आम आदमी थोड़ी भी चीजों में पैनिक हो जाता है। जी कुछ आम बोले आदमी सर आप। पैनिक हो रहा है, यही संजय भाई सबसे बड़ी चीज है। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी भी हमारे साथ है। वीरेंद्र नाथ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्थितियां ऐसी दिखती रही हैं अभी बीते दिनों, अगर 2-3 दिन की बात करें तो ये बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है कि लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना कि सब कुछ है भाई, थोड़ा सा सब्र करो, जागरूक करने की आवश्यकता आ गई है। वीरेंद्र भाई, कैसे देखते हैं आप इस पूरे युद्ध को और वर्तमान में भारत की स्थिति को? क्योंकि यहाँ एक बात हो रही है कि भाई कम से कम कुछ तो चर्चा हो ना, एक बुद्धिजीवी वर्ग बैठ के इसके बारे में एक बात तो करे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो 8-10 दिन के अंदर ही भारत के अंदर ऐसा हो गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, युद्ध ना हुआ कि भारत की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि मतलब ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है कि आज ये कैंटीन का जो है वो बंद कर दी गई है, अभी शादियों के सिलेंडर कम कर दिए गए, मतलब दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। ये सबको आप कैसे देखते हैं, आखिर इसके पीछे क्या है? और कहीं ना कहीं अब जो है गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे वहां पर दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे पैनिक और बढ़ सकता है, अगर इसका पूरा का पूरा लोगों को जागरूक नहीं किया गया। और शासन प्रशासन को इस पर बहुत तेजी से आगे आकर कहीं ना कहीं जो बात संजय राणा जी ने कही है कि इसमें चूकना नहीं है, सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता आ जाएगी। क्योंकि आज वॉर का 13 महीने है, गल्फ वॉर का, जो जो यूएस ईरान वॉर है, इंडिया
जी वीरेंद्र नाथ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी टूट रही है जी। हेलो। अब मुझे लगता है वीरेंद्र नाथ जी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको वीरेंद्र नाथ जी? जी, आपकी आवाज में शायद मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा एक बार देखने बाद। हमारे साथ कर्नल अश्विनी शर्मा जी भी हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। कर्नल साहब देखिए, आपके साथ तो आज क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो आप कर्नल भी हैं, तो आप ज्यादा बेहतर से बता पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो भारत के अंदर जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, युद्ध का असर आता है, लेकिन एकदम से 10 दिन बाद ऐसा असर आ गया कि बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। और रही बात उसकी, हाँ, बहुत सारे रास्ते जरूर थोड़े से बंद हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं, बहुत सारे समुद्री रास्ते इफेक्टिव हुए हैं, वो ठीक है। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां हैं कि हम 10-12 दिन के बाद इस स्थिति में आ जाएं कि लोग बड़ी बड़ी लाइनें लगाकर खड़े हो जाएं? लोग सोच लें कि मुझे एक सिलेंडर चाहिए, नहीं अभी तो 2-3 रख लो यार, पता नहीं कभी क्या हो जाए। इस तरीके की स्थितियां बनती दिख रही हैं। ये गलत है, इस पर बात होनी चाहिए जी। तो संजय जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। थैंक यू आपका सर जी। जहां तक आपका सवाल है, देखिए, युद्ध बड़ा है और बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में है, मिडिल ईस्ट में है, तो इसलिए थोड़ा संकट तो पूरी दुनिया पे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया पे ही है। हम्म, एग्जैक्टली, तो उसमें भारत भी एक हिस्सा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के तंग होने से और कतर के गैस सप्लाई बंद करने से एशिया के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आता है। एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज हमारी काफी सारी जो सप्लाई है गैस की और पेट्रोलियम क्रूड की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आती है, तकरीबन 40%। लेकिन एक्चुअली इंडिया तो काफी फॉर्चुनेट सिचुएशन में, जैसे आज ही हमारे 2 टैंकर्स वहां से निकले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। दूसरा, सरकार ने एक बहुत स्मार्ट चीज की है कि डाइवर्सिफाई कर दिया है एकदम से, बिकॉज कतर आफ्टर ऑल और मिडिल ईस्ट इज नॉट द ओनली प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ना, हमारे पास दूसरे जी। सप्लायर्स भी तो हैं, ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर दिया। थर्ड, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, दैट वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि 25% उसको इंक्रीज करो। फोर्थ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले लिए हैं, जैसे कि उन्होंने डोमेस्टिक सप्लाई को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है। मैं गुड़गांव में रहता हम्म, हूँ, हमारे ज्यादातर पाइप सप्लाई है, उस पर आश्वासन है कि पाइप सप्लाई जो हमारी पीएनजी है वो नहीं रुकेगी। सिमिलरली जो गाड़ियां चलाते हैं, जितने भी टैक्सी वाले लोग हैं, जितनों की भी सीएनजी की गाड़ियां चल रही है, उस पर पूरा आश्वासन है, उनको कुछ नहीं होगा। कमी आई है बेसिकली रिफाइनरीज में जो इस्तेमाल हो रहा है, जहां फर्टिलाइजर्स के लिए था, उसमें सरकार ने कटौती की है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा उचित कदम है। रही बात अफवाहें उड़ने की और पैसे बनाने की, वो जैसे पहले भी कह रहे थे कि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं कि कमी आएगी, ब्लैक में बेचो। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट पे होता, तो मेरा ड्राइवर कह रहा था साहब 200 रुपये किलो मिल रही है ऐसे, लेकिन मैंने उसके सामने ही फोन लगाया गैस बुकिंग के लिए, और मुझे हम्म, बड़ी खुशी हुई है सुन के। उन्होंने बोला, ऑटोमेटिक वॉइस आई कि आपने पिछला सिलेंडर 17 तारीख को बुक किया था, आपकी अगली बारी 14 मार्च को है, 25 डेज, परफेक्ट। उससे मुझे बिल्कुल कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ रहा, खुशी हुई। और मैं उसको बोला था, मैंने कहा अफवाहों से मत जाइए, अगर आपके पास गैस है तो शांत रहिए, नहीं है तो जब समय आएगा आप बुक कीजिए। हम्म, रही बात पेट्रोल पंप पे लाइन लगने की, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता एक्चुअली, वो अगेन वो अफवाहों का ही एक असर है। ना तो हमारे पास कोई कमी है, रशिया से हमने ऑलरेडी काफी मिलियंस ऑफ बैरल्स पिकअप कर लिए हैं। ईरान हमारे को ना नहीं कर रहा। इनफैक्ट हम तो किस्मत वाले हैं कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि हमको प्रायर नोटिस देना है, और हमारे टैंकर जो इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ जा सकते हैं। तो हमें तो तो फिर, एक्चुअली खुश हाँ, होना चाहिए कि हम एक किस्मत वाले देश हैं। समस्या तो यूरोप वाले जैसे देशों में है, जिनकी सर्दियां भी खत्म हो रही हैं और उनके पास भंडार नहीं बचे।
उनके गैस की सप्लाई ऑलरेडी कम हो गई है, उनके स्टोर्स खत्म हो रहे हैं, हम्म। उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। सो जैसे जैसे चर्चा तो बढ़ती अच्छा जाएगी कर्नल साहब, हम आपने बात आपने सारी करेंगे। चीज को एक बड़े तरीके से बताया, क्योंकि आप बहुत नजदीक से इस पे नजर रखे हुए हैं। एक चीज बताइए कर्नल साहब कि क्या वास्तव में ऐसा कहा जा रहा है कि जो समुद्री मार्ग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ है, तो जितने भी चाहे रसिया से माल आए चाहे अदर्स कंट्री से हमारे पास आए, वो इफेक्ट हो रहा है, उसका असर है कि भाई यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा समय से, या वो जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं आएगा। तो वो सारे सवाल भी लोगों के मन में है कि वो लोगों के मन में मैं कह रहा हूँ ना, अफवाहें इस तरीके की फैला दी गई है कि वहां पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हिंद महासागर हो या जितने भी जो समुद्री रास्ते हैं उन सब के ऊपर भी जो विचित्र स्थितियां हो गई हैं। अमेरिका वार कर रहा है, ईरान वार कर रहा है, इजराइल कर रहा है, इसलिए सब वहाँ जो बड़े बड़े समुद्री जहाज थे वो अलग चले गए हैं। इस तरीके की बातें कर 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 शायद ये पैनिक जो है वो क्रिएट किया जा रहा जी। है, या जो ब्लैकमेलर की तो आपने बात की है ये बड़ा बड़ा है। इस पर कठोर कार्रवाई के लिए कोई ना कोई अभी एक ऐसा जियो जारी होना चाहिए कि भाई जो ब्लैकमेलिंग के इस चक्रव्यूह में जो लोग हैं उन्हें वो करेंगे, कैद करेंगे, ऐसे लोगों को वास्तव में मतलब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कर्नल साहब, आप ज्यादा बेहतर से बता तो सकते हैं जी। संजय जी, आई सपोज एडिटर्स ग्रुप्स और जो जी। इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको तो मालूम है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही क्लोज हुई है, उसमें वो भी हम्म। भारत के लिए क्लोज नहीं हुई। बाकी जो हमारे को रशिया से आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जो यूएसए से आ रहा है, वो तो उसमें तो कोई प्रभाव है ही नहीं। हमारे को प्रभाव एक्चुअली सिर्फ इस बात का है कि कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दी है, और वो जो हम्म। हमारी गैस कतर से आ रही थी, सिर्फ गैस वो जो आ रही थी, उसके उसकी हमारे को कमी पूरी करनी है। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए हम ऑलरेडी दूसरे देशों से ला रहे हैं अपना कार्गो, और अपनी खुद की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। एंड कुछ हद तक आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल होगा अगर कहीं कहीं पे जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वहां पे कुछ दिन के लिए थोड़ी कमी की जाए, ताकि लोगों के हाँ घरों ठीक में है भाई, दिक्कत दो ना चार आए, पांच जो सात दिन गाड़ी चला अगर रहे हैं उसको एक दिक्कत ना व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए तो व्यवस्था आए। बन जी, जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब तो वो ऐसा तो है नहीं, व्यवस्था क्योंकि सरकार। कर्नल साहब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम समुंदर के अंदर पाबंदियां लगा दी गई है कि भाई कोई जहाज क्रॉस होगा ही नो नहीं अब नो तो, नो, जब तक ये बिल्कुल युद्ध नहीं, बंद नहीं ऐसा होगा। कुछ भी ऐसा तो नहीं है। पूरे पूरे विश्व के अंदर हाहाकार हो जाएगा फिर तो। एग्जैक्टली exactly. पूरे पूरे समंदर के जी। रास्ते खुले सिवाय एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, जो ईरान के कंट्रोल में है, और वो भी इंडिया के लिए उन्होंने खोल दी है। आई थिंक खोल दिए। हमें तगमा देना चाहिए अपनी सरकार को इसके लिए। अच्छा वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, एक्चुअली देखिए कर्नल साहब ने बहुत सारी स्थितियों को साफ किया है, संजय भाई ने भी बहुत सारी स्थितियों को साफ किया है। मैं आपसे ये कह रहा था कि अब आज की जो स्थितियां हैं, ऐसे तो नहीं है कि वो एकदम से लोग सड़कों पर आ गए, कहीं ना कहीं कुछ एक गैंग सक्रिय हो जाता है। जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है तो वो जो मौके को भुनाने वाले बड़े बड़े माफिया ही उन्हें कहा जाएगा कि भाई वो सक्रिय हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से व्यवस्था ऐसी बनाए, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है भाई, अब कितने लोगों को आप समझा पाएंगे। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप इसमें चलाते रहिए कुछ भी, उस पर कोई अंकुश है नहीं, जब तक आप पकड़ेंगे जब तक कुछ होगा नहीं। तो आज को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है भट्ट साहब कि इसके पीछे क्या है, और क्या वास्तव में ये जो स्थितियां हैं इसी तरीके से रहेगी? सरकारों को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध का जो असर है ना, वो कर्नल साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भारत किस्मत वाला देश है। बिल्कुल सही बात करी मैंने, क्योंकि सारी समस्या शुरू हुई है कॉमर्शियल यूजर्स की वजह से। कॉमर्शियल हम्म। मुझे लगता है आपकी आवाज फिर ब्रेक हो रही है जी। आपकी जी बोलिए। मुझे लग रहा है भट्ट साहब से थोड़ा सा वो जो माफिया है वो घबरा रहे हैं कि भट्ट साहब अभी कुछ ऐसा पोल ना खोल दें, तो इसलिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, मैं अपनी टेक्निकल टीम को एक बार और बोलता हूँ कि वो थोड़ा सा इसे देखें। विजय, इस पर थोड़ा सा देखो यार क्या प्रॉब्लम क्या है। और गणेश जी
गणेश पाठक जी, मुझे लगता है कुछ समस्या है वीरेंद्र भट्ट जी के पास, लेकिन गणेश जी, उत्तराखंड को लेकर कुछ तस्वीरें आ रही थी, देहरादून को लेकर या आदर्श जगह, जबकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अभी लग नहीं रही है कि ऐसी कोई स्थितियां आ गई हैं कि भाई आप इतने पैनिक होने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, खासकर उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं, पहाड़ की अपनी एक अलग चुनौती है, उसके बाद अगर लोगों के अंदर इस तरीके की स्थितियां आएंगी तो लोगों के पास दोहरी समस्या हो जाती है कि पहाड़ से वो बेचारे कैसे कैसे करके नीचे आएंगे, क्योंकि उनका एकमात्र जो साधन है वो एक बड़ा यही है, क्योंकि वहां पर पाइपलाइन की व्यवस्था बहुत कुछ है नहीं कैसी भी, तो उनके लिए चुनौती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की बातें हो रही है, जिस तरीके की चीजें तस्वीरें सामने हैं, उसे लेकर जो ब्लैकमेलर हैं या जो ब्लैकमेलिंग करके बैठे हैं, कठोर कार्रवाई सरकार को अभी कर देनी चाहिए, मतलब ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। और लगातार जो एक टीम है उसका गठन कर कर ये देखा जाना चाहिए कि भाई कहीं पे भी आपूर्ति बाधित ना हो। गणेश पाठक जी, क्या लगता है आपको? जी 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 संजय साहब, देखिए कि आपने जो बताया अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें उसको उसके साथ थोड़ा सा उत्तराखंड का जो इकोलॉजिकल और जो ज्योग्राफिकल यहाँ की संरचना है उसके साथ थोड़ा सा वो चीजें मेल नहीं खाते हैं। देखिए कि मतलब युद्ध के 13वां दिन है और 3 दिन के भीतर में कुमाऊं और गढ़वाल में देहरादून में क्राइसिस शुरू हो गई है। वो रियल क्राइसिस है, वही ऐसा नहीं कि कहीं बनावटी क्राइसिस है या पैनिक है, ऐसा नहीं है। खासकर पुतिन के मामले में बिल्कुल क्राइसिस शुरू हो गई है। अब ये क्राइसिस क्यों हुई है, इसमें मैनेजमेंट, जो प्रशासनिक मैनेजमेंट हमारा है या जो हमारी आपूर्ति है और जो आपूर्ति और मांग का जो हमारा एक संरचना है, जो सिद्धांत है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाए, तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत तो पैनिक है ही। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया का जो सेक्टर है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तौर पर ज्यादा कहते हैं, उससे एक तरह की अफवाहें तो है ही हैं, वो अफवाहें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है वो आज के दिन क्राइसिस है। मेरे एक रिश्तेदार का सवेरे फोन आया कि साहब मैंने पैसे भी जमा कर दिए हैं और इंडियन का उनका कनेक्शन है, लेकिन उनको सिलेंडर नहीं आ रहा है, नो पैसे लौटाने को राजी है। हाँ, प्रशासन ने तत्काल जो कदम उठाए हैं वो कदम सराहनीय है। देखिए, नैनीताल में प्रशासन ने कदम उठा दिए हैं, अल्मोड़ा में हो गया है, पिथौरागढ़ में हो गया है, देहरादून में भी हो गया, गढ़वाल के तमाम जिलों में, मतलब 13 के 13 जिलों में जो कलेक्टर हैं, जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक पूरी तरह से नियंत्रण को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की है। लेकिन अब इसमें 2-3 सवाल हैं। एक, सरकार भी कहीं ना कहीं चूक कर रही है। एक विधानसभा का सत्र चल रहा है गैरसैंण में, वो कह रहे हैं कि साहब हम लकड़ी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वो ठीक है, आप लकड़ी की व्यवस्था करिए, व्यवस्था तो करनी होगी और बिना बिना व्यवस्था के नहीं चलेगा, लेकिन आप एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं जिस समय में उस जो हवा है, जो पैनिक होने की जो स्थिति है, उसका एक कारक ये भी मिल जाता है। तो जाहिर है कि सरकार को भी बिल्कुल बहुत संभल के चलने की जरूरत है। और चूंकि यहाँ पर पाइपलाइन कहीं नहीं है, देखिए कि अन्य राज्यों में अगर हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य तमाम राज्यों की अगर हम बात करें, तो गैस पाइपलाइन से आ जाएगी, गैस की वो दिक्कत नहीं रहेगी। आज वो अगर हम आज से अगर मतलब 20 साल 25 साल की पहले की बात करें, तो जो लकड़ी के चूल्हे होते थे घर गांव में भी चूल्हे नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्शन पर है बिजली की वो अगर गणेश प्रोडक्शन पाठक जी निश्चित आप तौर देखें पर। तो आजकल तो इंडक्शन जो वो है चूल्हे वो बहुत सारे हैं, अभी उनकी डिमांड भी बढ़ गई है अचानक से। देखिए हाँ, कहाँ एक दो बिकते मैं थे, उसी को आ अभी रहा वो था। 100-100 जी जी, 200-200 बिकने लगे मैं हैं, ये भी कहा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, अब तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो पैनिक की क्या आवश्यकता है भाई? लाइन लगा के चार हाँ पांच सिलेंडर भर लो, गाड़ियों मैं में 2-4 में पूरा जी फुल करा करा के खड़ा कर लो, 2-4 जो वो है कैन है उन्हें भी भर के रख लो, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई भाई? जी जी, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। देखिए कि जो जो पैनिक होने की जो स्थिति आई है, वो स्थिति के लिए जो 2-3 दिन की जो आपूर्ति का जो सिस्टम है वो लड़खड़ा है। थोड़ा सरकार की तरफ से सख्ती की गई, प्रशासन की तरफ से सख्ती की। हम्म, पता है कि अभी हमारे संजय, दूसरी लहर आई थी जब ऑक्सीजन की बहुत जगह किल्लत भी हुई और बहुत जगह किल्लत नहीं भी हुई थी। उसके उस जब आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को लेके कई लोग बेमौत मरे, और निश्चित तौर पर कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई हुआ क्या, कि मतलब ऑक्सीजन कहीं पे मिल रही है, कहीं पे बट रही है, कई लोग उसको अपने कमरों में अपने घरों में इकट्ठा कर दे रहे हैं कि साहब नहीं, हमारी अगर दिक्कत पड़ेगी, तो वही स्थिति यहाँ पे भी आई है। अब जाके थोड़ा सा हमें लगता है कि 2-3 दिन में स्थिति ऐसी रहेगी और 2-3 दिन के बाद स्थिति बदलेगी। लेकिन अब आप देखेंगे, अगर आप उसको वैसे तरीके से देखें, पूरे देश भर के तरीके से देखें, कि ईरान के रास्ते जो हमारे 27% करीब कुकिंग गैस वहां से आती है, जो डाटा हम लोगों को मिल रहे हैं, उनके उसके आधार पर यहाँ जो पहुंचे है। देखिए, हमारा हल्द्वानी जो है उसका जो सारा प्रोडक्शन है वो काशी हमारा लाल कुआं में होता है। कुमाऊं के लिए पूरा लाल कुआं एक प्रोडक्शन सेंटर है, जो आईओसी का, इंडियन ऑयल कारपोरेशन का है।
और ऐसी गड़बड़ भी है, यहाँ पर ज्यादा लोगों का नहीं है, वही मतलब तमाम एजेंसियां एक दूसरे से लेके उसकी आपूर्ति सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो जाहिर है कि जो हमारा प्रोडक्शन है और जो मांग है वो उसमें अगर बहुत भिन्नता आएगी तो यहाँ ज्यादा क्राइसिस होगी। अब इसके लिए करने की जरूरत क्या है? जो आप कह रहे थे कि टास्क फोर्स की जो बात आ रही थी, वो एक बहुत ही मतलब जो आप बात कर रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर टास्क फोर्स का गठन नहीं करेंगे तो जिला पूर्ति अधिकारी से जो डीएसओ है हमारा सप्लाई का, उसके हाथ से संभलेगा नहीं। आप बिल्कुल टास्क फोर्स गठन की जरूरत होगी। और जो सरकार बहुत ज्यादा पैनिक कर, मतलब सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सरकार के मंत्री दे रहे हैं या तमाम सरकार के लोग दे रहे हैं, उनको बयानों से बचने की जरूरत है। और खासकर जो इंटेलेक्चुअल उनको वर्ग है, बयानों जो से बचने की मीडिया, जरूरत है गणेश पाठक जी, ये एक बचने बड़ी की चीज है। जरूरत है। जी वीरेंद्र जी। नाथ भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र नाथ जी, क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो विपक्ष का भी मैं एक देख रहा था, राहुल जी ने लोकसभा में भी कहा कि हर देश की नींव उसकी एनर्जी सिक्योरिटी होती है। अमेरिका को ये तय कर देना कि किससे तेल खरीदे, किससे गैस खरीदे, और हम रूस से तेल खरीद सकते हैं नहीं सकते। मतलब वहां पर भी आज जो चर्चा थी वो गैस और पेट्रोल को लेकर ही थी। तो लोगों के अंदर तो स्थितियां आएंगी, और विपक्ष की चिंता भी जायज है, क्योंकि अगर विपक्ष ये देखेगा कि भाई भीड़ सड़कों पे है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष का काम तो जनता की आवाज उठाना है। भट्ट साहब। मैं इस संकट के लिए थोड़ा सा दोष प्राइम मिनिस्टर मोदी को दूंगा कि मई 2016 में आपने पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की, और फिर उसका पहले 1.0 आया, फिर सेकेंड फेज आया, अब थर्ड फेज आया। अब तक आपने 12 करोड़ कनेक्शन लोगों को बांट दिए, यानी आपने एडिशनल डिमांड क्रिएट कर दी। इतनी संकट हो रहा है। आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में विस्तार से स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर मार्केट वैल्यू पे बिकता है और उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के कोई भी आदमी कितनी भी संख्या में कमर्शियल सिलेंडर खरीद सकता है। दैट हैज नॉट बीन ब्रॉट अंडर रेगुलेशन। अब वो फ्रीली सबको अवेलेबल नहीं होगा। ये आज हरदीप पुरी ने बड़ी घोषणा की है। और वो ठीक है भाई, व्यवस्था बनाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। कॉमर्शियल पर ही थोड़ा सा अंकुश लगा दो। ये उन्होंने किया। और केंद्र सरकार के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जब आज युद्ध का 13वां दिन है तो केंद्र सरकार जो हरदीप पुरी बोले कि उन्होंने 10 मार्च को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ईडीज की एक कमेटी बना दी है। तो ये कमेटी 10 मार्च को क्यों बनी जब युद्ध दूसरे हफ्ते में आ रहा है? और दूसरी बात ये है कि जब कतर आपका एलपीजी का मेन सप्लाई है, सीएनजी में समस्या नहीं है, समस्या केवल एलपीजी में है। और जो पाइप गैस सप्लाई में वहां भी समस्या नहीं है। और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से एफटीए हो चुका है। 2 मिलियन टन गैस के सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। अगले 40 से 45 दिन में दोनों के कंसाइनमेंट इंडिया पहुंच जाएंगे। और अगर कतर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर कल भी खुल जाता है तो सप्लाई नॉर्मल होने में कम से कम लगेंगे 6 से 7 हफ्ते लगेंगे। तो ये जो संकट आज पैदा हुआ है, ये संकट केवल पैनिक का है, परसेप्शन का है। और ये कोई डिमांड सप्लाई के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं आया है। सबसे ज्यादा होर्डिंग हुई है बंबई में, दिल्ली में हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, नोएडा में हो रही है, लखनऊ में भी हो रही है। तो अब आज से यूपी के कम से कम 10 बड़े शहरों में, लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने छापा मारा है और 550 सिलेंडर जब्त किए हैं बस्ती में। तो आज हर जगह पुलिस वाले सड़क पे निकले हैं और अब सबका हिसाब लिया जा रहा है कि आपके पास कितने सिलेंडर हैं, कितने आपके पास हर दिन कितने ट्रक आते हैं, कितने कंज्यूमर हैं, कितने आपने सप्लाई किए। अब तो सब डाटा डिजिटली अवेलेबल है। अब आपको कोई जो है 2 क्विंटल फाइल तो देनी नहीं है आपको। तो डिजिटल डाटा अवेलेबल होने की वजह से सब डाटा चूंकि और कंप्यूटर है तो अब एनफोर्समेंट भी आसान हो गया है। बेटर लेट देन एवर सरकार हरकत में आई है। और अगर सप्लाई अगर रैंप अप होती है, अगर एडिशनल सप्लाई आ जाती है रशिया से या कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या जैसे आज 2 टैंकर पहुंचे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान ने उनको परमिट किया है। अगर कतर में गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन अप हो जाती है या कुवैत से भी थोड़ी बहुत आती है, तो अगर वो गैस अगर आ जाती है और डिमांड सप्लाई गैप अगर नहीं बढ़ता है, देन आई एम श्योर कि अगले 10 दिन में या 2 हफ्ते में सिचुएशन विल बी नॉर्मल। लेकिन सरकार की गलती ये जरूर मैं कहूंगा, आपने पैनिक क्रिएट क्यों होने दिया? लोगों के मन में ये कोविड जैसा आपने माहौल क्यों बनने दिया कि साहब शॉर्टेज हो जाएगी? कोविड में हमने बहुत कष्ट झेले हैं
और जब उसकी पड़ताल की तो नमक की शॉर्टेज भी हो गई थी कोविड में कुछ शहरों में यूपी के। अब नमक की कहीं शॉर्टेज होती है बताइए? तो ये केवल जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, ये समस्या पैदा हुई है। जो सक्रियता हरदीप पुरी की हमको आज देखने को मिली लोकसभा में, यदि ये एक हफ्ते पहले हो गई होती तो शायद स्थितियां कि आज उनको इतना लंबा जवाब ना देना मतलब उन्हें होता। पहले ही एक प्रेस कर देनी चाहिए थी कि कोई दिक्कत नहीं है, समस्या उन्होंने नहीं है। आज लंबा जो ब्यौरा काला दिया कि बाजारी वाले 20 लोग हैं वो राज्यों में साफ जो कर है लें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने राज्यों के मुख्य सचिवों से मिल करके ये काम किया है। तो ये काम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लोगों ने कल और आज किया है, ये काम आज से 8 दिन पहले क्यों नहीं हो सकता था? तो ये भी एक सवाल है, लेकिन इतना जरूर है संजय भाई, देखिए सभी लोगों ने जो बताया है ना, इतना तो है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सब जगह से नॉर्मल है, चीजें आ भी रही हैं, चीजें जाएंगी भी, ठीक है। थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनाने में समय लगता है, 2 4 5 दिन 10 दिन लग जाते हैं। भाई कोई नई व्यवस्था अगर बनानी पड़े तो उसमें समय तो लगता ही है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज देख रहा था, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर चर्चा की। उन्होंने भी बहुत सारे मैं कहूंगा एक तरीके के आरोप भी लगाए और एक तरीके की चिंता भी व्यक्त की। हरदीप पुरी जी ने बयान दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा बयान है वो। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अगर बात देश की आए तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष या कोई भी हो, उसे देश के हित की अब बात करनी चाहिए कि देश में पैनिक क्रिएट ना हो और जो काला बाजारी वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनकाब किया जाए। अब इस पर काम होना चाहिए, ना कि अब आरोप और प्रत्यारोप पर, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है। आरोप आप लगाएंगे फिर उसका जवाब आएगा, लेकिन आम जनमानस की स्थिति क्या है, वो कहां जाएंगे? और ये भी जरूरी है कि विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष एक आम जनमानस की बड़ी आवाज बनता है कि भाई अगर कोई समस्या है तो सदन पर आनी चाहिए, सदन के पटल पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर राहुल गांधी जी, एक तरीके का इसका दूसरा पहलू में संजय भाई बता रहा हूं, उस पर भी आप अपना वक्तव्य रख दीजिएगा, कि अगर राहुल गांधी जी सदन में ये ना बोलते कि भाई परिस्थितियां स्थितियां तो साफ करें, तो शायद हरदीप पुरी जी सदन में ये सारे डाटा लेकर नहीं आते, तब शायद इस तरीके की सक्रियता नहीं दिखती। एक पहलू ये भी हो सकता है जो लोग चर्चा कर रहे हैं। संजय भाई देखिए अमिताभ सर, सॉरी संजय सर, एक चीज को हमें समझना पड़ेगा। देश हमारा बहुत बड़ा है और देश में हर तरह की चीजें हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते हैं विपक्ष का, तो विपक्ष को भी सकारात्मक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और आपको देखना होगा कि ये चीजें, जो भ्रम की स्थिति है, वो फैलाई कब गई थी? भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी जिस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि उनके यहाँ क्राइसिस हो गई है और कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम जो सरकारी होगा 50% होगा और स्कूल जो होगा या ऑफिस होगा 50% रिडक्शन होगा। जिस यानी 2-3 दिन पहले का, उसी दिन से बैंगलोर में चालू हुआ था कि लोगों की अचानक, देखिए आपका एक काम चल रहा है, मान लीजिए आज मेरा काम चला, अचानक दोपहर में क्राइसिस कैसे चालू हो जाएगी? और अचानक से क्राइसिस का माहौल क्रिएट किया गया। स्टार्ट बैंगलोर से हुआ था, वहां पे क्राइसिस हुआ, जबकि एक्चुअली में कहानी कुछ और उलट है। अब हम बात करते हैं कि किस देश में क्या इंपैक्ट आया। देखिए सिंपल सी बड़ी बात है कि पेट्रोलियम वॉर होने के बाद किस किस देशों ने प्राइस बढ़ाया। यूएस से बड़ा कोई भी देश नहीं है, उसने पेट्रोलियम पे तकरीबन 14% की बढ़ोतरी कर दी, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोल पे बढ़ा दिया। चाहे आप ब्रिटेन की बात करें 6% हो गया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 15% बढ़ा दिया। सबने, यानी जितनी भी डेवलप कंट्री है 10 से 20% तक पेट्रोलियम बढ़ा दिया। लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें यह देखना होगा कि रिजर्व, हमारा जो पैनिक पूरा क्रिएट हो रहा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, मिस मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। और हमारा जो पूरा पैनिक क्रिएट कर रहा है उसका बहुत बड़ा कारण ये जो कह सकते हैं जमाखोरी या काला बाजारी की वजह से हो रहा है। अदरवाइज सिस्टम में, अगर उसकी सिस्टम की बात करें, उसमें कोई कमी नहीं है। अब आते हैं विपक्षी नेताओं पे। देखिए विपक्षी नेताओं का काम ये नहीं होता है कि ट्विटर पे जाके बयान दे देना, खड़े होकर के बातें कर देना। विपक्ष का भी काम होता है कि जहां पे भी कालाबाजारी हो रही हो, जनता के साथ अन्याय हो रहा, उसके साथ उस जगह पे खड़े होके आंदोलन करना। लेकिन कोई भी आपको विपक्ष का नेता नहीं दिखेगा। ठीक है, राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया, लेकिन उसके क्लेरिफिकेशन से क्या आम जनता को फर्क पड़ा? आम जनता आज भी रोड पे लाइन पे लगी हुई है, आम जनता को आज भी तकलीफ है, क्योंकि पैनिक क्रिएट कर दिया गया कि भैया देश में बहुत बड़ा आपातकाल आ गया, बहुत बड़ी स्थिति हो गई। आपको याद होगा सर, हम तो वो छोटे थे, मुझे वो दिन याद है कि हम उस दौर से भी शायद आते हैं, इस वजह से मुझे याद है
कि टेलीफोन लाइन लगवाने में लोगों को 2.5 साल इंतजार करना पड़ता था, और गैस कनेक्शन लेने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर चिट्ठी नहीं होती थी तो गैस कनेक्शन नहीं मिलता था, और डबल सिलेंडर वाला तो राजा कहलाता था। तो हम तो उस बैकग्राउंड से, यहाँ पे हम कह सकते हैं राजा वाले बैकग्राउंड से आते, सब चीजें हमें प्रिविलेज थी, मिल गई थी। लेकिन आज की स्थिति अब ऐसी नहीं है। आज की स्थिति में सोचिए, टेलीफोन पे अगर कोई नंबर डायल करता है तो इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कनल साहब ने बताया। तो ये चीजें बदली हैं। हाँ, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, जो भी लोग कालाबाजारी, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। छोटे छोटे लेवल पे टास्क फोर्स बनानी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं एजेंसी वाले, जो छोटे लोग एजेंसी वाले होते हैं, मान लीजिए 900-950 रुपए का सिलेंडर है तो 2000 कर दिए, उसका ऑटोमेटिक रेट कर दिए, और एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। जब वो जनता हल्ला बचा रही है, तब जाके वो नॉर्मल प्राइस पे 100-200 रुपए कम करके, भाई बहुत सप्लाई नहीं आ रहा है इसलिए मैं सप्लाई की कोई कमी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, सब लोग कतर की बातें कर रहे हैं। कतर से जो इंपोर्ट, सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है एलपीजी का, यानी गैस का इंपोर्ट होता है, और उसके बाद यूए आता है, उसके बाद यूएस आता है। तो हमने उसका अल्टरनेटिव मॉडल ढूंढ दिया, रशिया से साइन कर लिया है, और अपना प्रोडक्शन इंटरनल 25% बढ़ा दिया, और यूएस से जो इंपोर्ट होता है तो वो बढ़ा दिया। अब तीसरी बात बता देता हूं, जो हार्मोन्स के साइड से आता था 5 से 6 दिन लगता था उसको आने के लिए, अगर दूसरे साइड से आएगा तो तकरीबन 28 दिन लगेगा। और उसका कारण है 28 दिन लगने का, सारी रिफाइनरी, चाहे सऊदी अरेबिया की हो, कतर की हो, जितनी रिफाइनरी है, ये हार्मोन साइड के साइड में सारी रिफाइनरी बनी हुई है, अपोजिट साइड में नहीं बनी हुई है। तो देखिए, हर चीज को, ज्योग्राफी को समझने की जरूरत है। अगर मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें हमें और आपको पता हो सकती है, यहाँ पे जो गणमान्य व्यक्ति उनको पता हो सकती है, आम जनता को नहीं है। लेकिन सरकार की ये कमी पता रहना चाहिए ना संजय सरकार भाई, आज को, इसलिए तो चर्चा रखी है कि भाई बुद्धिजीवी लोग बैठ हाँ के बताएं कि पैनिक की स्थिति नहीं है। हाँ ठीक है, 10-12 बिल्कुल दिन का पैनिक की, एक शेड्यूल गड़बड़ा सकता है आपका, कि ठीक है यार हाँ 10-12 दिन इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। अगर इस रास्ते नहीं आएगा, दूसरे रास्ते आ जाएगा भाई 10 दिन बाद, फिर वो 28 हाँ, दिन का मतलब वही रोटेशन बोल बन रहे, जाएगा 23 पूरा दिन का से पूरा। 25 दिन हो ठीक है, गया क्या है, हो गया ऐसे? 25 दिन से हो सकता है 30 दिन का हो जाए, लेकिन त्राहीमाम 30 का दिन का हो सिचुएशन जाएगा। नहीं है। लेकिन सरकार की सर एक गलती है, सरकार को इस पे निगरानी रखने की जरूरत है। सरकार अगर निगरानी नहीं मॉनिटरिंग करने रखेगी की तो आवश्यकता है। कालाबाजारी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं लोगों हम्म में जो असंतोष की भावना है, या जो कह सकते हैं तथाकथित विपक्षी पार्टियां हैं या लोग हैं जिनको भड़काना चाहते हैं, वो शायद सफल हो जाए। तो सरकार का काम क्या होता है, सिस्टम को मैनेज करना, सिस्टम को सुदृढ़ रूप में चले, अगर प्रोसेस से चलता रहे, उसको मैनेजमेंट करना सरकार का काम है। तो मैं तो बोलता हूं, हर क्षेत्र में टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, और टास्क फोर्स उस पर हम्म निगरानी करे। स्पेशली जो गैस एजेंसियां हैं, बाकी पेट्रोलियम में कोई टेंशन नहीं है, जो गैस एजेंसियां हैं उस पर निगरानी की जरूरत है। और अगेन, सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारे एलपीजी, हमारे घरेलू सिलेंडर, हमारे जो सीएनजी है जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, या एसेंशियल कमोडिटी जो है, उस पर कोई भी कटौती नहीं की गई है। कटौती कहाँ पे की जा रही है, जैसे इंडस्ट्रियल है, नॉन जो जरूरी की चीजें बनाती है, उस इंडस्ट्री में थोड़ा कंजप्शन में, सप्लाई में कमी होगी, यानी देरी होगी, कमी नहीं, वो देरी ठीक हो है, वो सकती है, हो सकता है थोड़ा 10 से दिन लगेंगे उसे मैनेज 15%। करने में। भाई ये है ना कि सुनिए, रूट बनाना तो पड़ेगा ना कोई ना कोई, उसके लिए बिल्कुल, समय तो वही मैं चाहिए। बोल रहा हूँ कि सरकार ने अल्टरनेटिव रूट बना दिया है, और बस यही है, उसको हम्म मॉनिटरिंग की संजय जी जरूरत है। जो मॉनिटरिंग नहीं हो रहा, जिसकी वजह मॉनिटरिंग से की जरूरत पैनिक है, क्रिएट हो रहा ये एक संजय भाई, ये बड़ी बात है। कर्नल साहब मॉनिटरिंग की जरूरत तो है ही है। खासकर सरकार की तरफ से भी एक स्पष्ट, कहीं ना कहीं एक संदेश, कहीं ना कहीं एक वीडियो जारी होने चाहिए कि भाई ये सब मत कीजिए। और ये यस, काला बाजारी वाले जो लोग हैं ना, इनको सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो दंश है ना, ये शुरू से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा, गेहूं की काला बाजारी, नमक की काला बाजारी, तेल की काला बाजारी। ये भारत काला बाजारी के चक्कर में बहुत ज्यादा, मतलब पीछे गया है। कहीं ना कहीं ऐसे काला बाजारी वाले लोगों को भी सार्वजनिक उनके फोटो, चेहरे तो कर देने चाहिए कि देखिए ये पकड़ा गया है और ये काला बाजारी कर रहा था। कर्नल साहब। संजय जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो जी। आई होप कि काफी लोग ये वाली जो डिस्कशन है हमारी आज की, इसको देख रहे हो, ताकि उनको समझ आए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और जी। देयर इज अ वेरी मैच्योर व्यू, सब लोग अपना अपना बिल्कुल ठीक व्यू दे रहे हैं कि विपक्ष का काम होना चाहिए, कितनी कमी है कितनी नहीं है, और मैसेज बड़ा क्लियर है कि पैनिक की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, और सरकार अपना काम ठीक कर रही है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, वॉरफेयर में ना हम अभी एक नई चीज देख रहे हैं, वो आप सब भी जानते होंगे, नैरेटिव मैनेजमेंट एंड परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट की जरूरत बहुत है, जो आप कह रहे हैं संजय जी। अभी लोगों में ये भ्रम और भय नहीं पैदा हो, लोगों को ये बात समझ आए कि यस,
प्रॉब्लम तो है, देयर इज एन इशू, इट्स ए ग्लोबल इशू, लेकिन फिर भी दूसरे देशों की बजाय हम भारत में एक बड़ी अच्छी स्थिति में है। जैसे संजय राणा जी ने बताया, हिंदुस्तान में तो कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। जैसे मैंने अपने ड्राइवर के सामने बताया, वो बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं 25 दिन आपके खत्म होती है, आप अपना अगला सिलेंडर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेकिन परसेप्शन, अब जो आदमी स्ट्रीट पे है, जो हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहा है साहब, जिसको अब वहां से ही चलता है या जो व्हाट्सएप के मैसेजेस से ही चलता है, उसके मन में ये परसेप्शन देना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हो सकता है कमी हो आने वाले दिन में, कोई इतना बड़ा अजूबा नहीं होगा, पूरे विश्व में अगर संकट आता है तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन देर हो सकती है, बिल्कुल कोई आ यहाँ सकता है देर भाई। होने वाला अगर नहीं है। संकट कोई कह के कोई आता है, आ सकता है, उसकी तैयारियां जी, कीजिए। और अगर मैं कह रहा हूँ कि करेक्ट, ऑप्शनल भी तो अब आप देखिए ना कर्नल साहब, ऑप्शनल बहुत सारी जी, चीजें हैं। अगर मैं कह रहा हूँ गैस ऑलरेडी 1% अगर सरकार कोई कर रही दिक्कत है, आई हाँ, गई है, लेकिन ऑप्शनल तो बिजली की व्यवस्था है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें बिजली से चलने के लिए आ एब्सोल्युटली, गई हैं। अब फिर आप कहेंगे कि एब्सोल्युटली, बिजली और की हम तो व्यवस्था वैसे भी ही चरमरा डाइवर्सिफाई जाएगी। ऑलरेडी कर रहे हैं। जी, सो वो हाँ। एक परसेप्शन मैनेजमेंट की कैंपेन सरकार को जरूर चलानी चाहिए, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और करेक्ट इंफॉर्मेशन, ताकि ये काला बाजारी वगैरह अपने आप ही बंद हो जाती है। ये तो नहीं, चलती ही बिल्कुल। और अफवाहों के काला बेस पे बाजार है। की यही एक बड़ी समस्या है। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, कितने सहमत हैं आप संजय जी से और कर्नल साहब से कि अब जो है, और क्या आप कहेंगे कि इसमें अब आगे सरकार को मैं एक कदम प्रधान जी उठाने खड़ा चाहिए जिस करने की तरीके के बात की है, जी। लेकिन हरदीप पुरी जी ने ये नहीं बताया कि भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक क्यों किया 10 मार्च को। ये काम एक हफ्ता पहले क्यों नहीं हो सकता था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 3/7 वो बिल्कुल एनएसए के बराबर है। इसमें हाई कोर्ट से बेल होती है और लगभग 6 महीने इसमें लग जाते हैं। अभी तक यूपी गवर्नमेंट ने सेक्शन 3/7 को इन्वोक नहीं किया है। सेक्शन 3/7 इज ए ड्रैकोनियन लॉ इसको कहा जाता है, और पिछले 35-40 सालों से इसको रिवोक करने इसको रिपील करने की मांग व्यापारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस अपील पे, इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। और आज जो कालाबाजारी हो रही है, तो आज सबको समझ में आ रहा है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सबसे अगर कड़ा कोई कानून देश में है तो केवल सेक्शन 3/7 ऑफ द ईसी एक्ट है। तो ये अभी तक सरकार की ओर से, हालांकि केंद्र सरकार ने तो रिफाइनरीज को, नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये आगे के लिए ये सेक्शन इन्वोक किया है, ईसी एक्ट, लेकिन सेक्शन 3/7 को इन्वोक करने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो मतलब आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये स्थितियां लोग ना और बिगाड़ने के लिए तरफ चले जाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे संभालेंगे भट्ट साहब? देखिए, अगर जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार केवल ये इंश्योर कर सकती है कि जो हमारा जो हर महीने का 20 से 22 लाख टन का जो एलपीजी कंजम्पशन है, और जो हमारी डिमांड है और जो सप्लाई है, इसके गैप को वो बढ़ने ना दे। ये भारत सरकार कर सकती है और कर रही है, लेकिन बाकी काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है। जो यूपी में हर जिले में जो 100 डीलर हैं, उनको तो ठीक करने नहीं आएंगे ना हरदीप पुरी। ये काम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना है, ये काम हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर को करना है, ये काम जिले की पुलिस को करना है, और ईसी एक्ट को इन्वोक करने का अधिकार तो फूड डिपार्टमेंट को है। अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट, आज जो है यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सर्कुलर जारी किया है, लेकिन अभी तक सेक्शन 3/7 इन्वोक नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है। गणेश पाठक जी, आपको क्या लगता है कि जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि सेक्शन 3/7 को अब लागू कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से, कि जिससे कि ये जो लोग हैं ना, जो काला बाजारी के लिए एकदम बैठे हैं ना गिद्ध की तरह, ये मौका ढूंढते रहते हैं कि कब कुछ मिले और झपट्टा मार के चले जाएं। अब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है। हाँ, ठीक है, व्यवस्था बनाने में 8-10 दिन का एक जो कहते हैं ना मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, वो चल रहा है, उस पे सरकार काम कर रही है, और विपक्ष भी हर चीज पर नजर रखे हुए है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जो बात अभी भट्ट साहब ने कही है, उस पर जरूर आप बोलिएगा जी। देखिए, भट्ट जी ने जो कहा मैं भी उससे सहमत हूँ, लेकिन चूंकि ये काम जिला प्रशासन के तौर पर लगना है, हमारे यहाँ तो लग गया है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में जो है एस्मा को लागू कर दिया गया है।
लेकिन सवाल ये भी है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें जो गैस एजेंसियां हैं, देखिए कि जिन इलाकों में गैस पाइपलाइन से जा रहा है वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि संजय जी अभी हमारे कह रहे हैं कि रेट बढ़े नहीं है। 60 रुपया तो एलपीजी का सिलेंडर का गैस का दाम बढ़ा दिया गया है, ऐसा नहीं कि बढ़ा नहीं है, यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो सवाल इस बात का है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आपका टास्क फोर्स को जो गठन करने की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रशासन भी कह रहा था, अभी हमारे 2-3 कलेक्टरों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने वो भी कह रहे थे कि हाँ आप बात सही कह रहे हैं। तो देखिए कि अगर टास्क फोर्स अगर ये गठन नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस बढ़ेगी, उन इलाकों में ज्यादा बढ़ेगी जो हमारे उत्तराखंड जैसे इलाके हैं। वो तो उत्तराखंड का इलाका है, उत्तर प्रदेश का जो इलाका जुड़ा हुआ है, आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, तमाम तमाम राज्यों में ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप कड़े कानूनों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब सवाल ये भी है कि जो कालाबाजारी होती है उसमें सरकार के लोग भी शामिल है, ऐसा नहीं कि उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं है। एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा गठजोड़ काम करता है। अगर हम किसी करप्शन को अगर देखें और उसकी अगर हम जब पड़ताल करें तो आप देखते हैं कि वो पूरा एक नेक्सस काम करता है। तो जाहिर है कि इसके लिए सरकार को जो पहले फैलाने वाले जो लोग हैं, पहले उन पर कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस सिस्टम को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से देखना है और जहां जहां वाकई ज्यादा दिक्कतें हो रही है उस पर केंद्रित करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक क्राइसिस बढ़ेगी। बिल्कुल क्राइसिस बढ़ेगी। जी जी सबकी बात यही है कि दिक्कतें नहीं है, बस जागरूक रहने की आवश्यकता है और वक्त रहते सबको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि सब आप और हमारे जैसे ही लोग हैं और इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। कर्नल साहब, एक लाइन आपसे ले रहा हूं खाली, कि अंत में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये जो युद्ध है ये डायनेमिक सिचुएशन है। शुरू शुरू में इवन इजराइल और यूएस का मानना था कि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब और कितना आगे जाएगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन अगर ये लंबा खिंच गया ज्यादा तो यस प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जितने भी मिडिल ईस्ट के दे आर आफ्टर ऑल सबसे बड़े, ज्यादा तेल और गैस तो यहीं से ही आ रही है जब ये सब देश इकट्ठे होते हैं। अभी तक, लेकिन इस समय तक हमारे देश में कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। हमने अपने रिसोर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है, सरकार ने ऑलरेडी प्रायोरिटीज दे दी हैं, कमर्शियल सेक्टर में उसको कम कर दिए है, डोमेस्टिक सेक्टर में बोला है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथियों से सहमत हूं कि एट द सेम टाइम जो भी कालाबाजारी और अफवाह उठ रही है उसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इसको होने ही ना दिया जाए, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। कानून व्यवस्था बनी रहेगी और बिल्कुल, वो देश सबसे खुशहाल अच्छा रहेगा। रहेगा। ये एक बड़ी चीज़ है जो सभी लोगों ने बोली और सभी लोगों ने अपने जो सुझाव दिए, उस पर भी बात सरकार को देखना चाहिए कि भाई अभी जो है ना, पैनिक ना हो, उसके लिए जागरूकता अभियान एक चलाया जाए और सख्त कार्रवाई और सख्त कानून जो हैं उन्हें अब लागू कर दिया है, जो बात महेंद्र नाथ भट्ट जी ने बोली। और एक बात और, अगली बार मैं इस पर चर्चा करूंगा संजय भाई, थोड़ी-सी तैयारी कर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में रसिया रसिया जो हो रहा है कि रसिया से तेल नहीं लेंगे, या ऐसा हो गया, या ट्रेड डील में ये सब साइन हो गया, क्योंकि वो भी एक फैक्टर यहाँ पर घूम रहा है। लोगों के मन में एक सवाल वो भी चल रहा है। कर्नल साहब, उस पे भी मैं आपको जोड़ूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा है और भट्ट साहब उस पे भी एक बैठेंगे, क्योंकि एक चर्चा उस पर भी चाहिए कि वास्तव में जो डील हुई है वो क्या है। क्या वास्तव में ऐसा हो गया है कि हम रसिया के साथ कोई डील नहीं कर पाएंगे, ना वहां से गैस ले पाएंगे, ना तेल ले पाएंगे, क्योंकि ये सबके पीछे उसका भी एक फैक्टर लग रहा है और उस पर भी चर्चा जरूरी है। उस चर्चा के लिए भी हम आएंगे। लेकिन आज जो आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में देखा जाए तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कहीं पर कोई दिक्कत आएगी। बस आपको समझना है, समझना है और देखना है कि कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही। और अगर कहीं ऐसी कालाबाजारी हो रही है, कोई आपसे उल्टे-सीधे पैसे माँग रहा है, तो आपको उसकी सूचना जो है वहाँ के जो सक्षम अधिकारी है या पुलिस है, जिला अधिकारी है, वहाँ पर दीजिए। क्योंकि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत बहुत मजबूत है और जो बात सभी ने की कि अभी ठीक है, अगर युद्ध चलेगा, कुछ आएँगी, कुछ चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ के लिए तैयार भी रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को समझना है कि वास्तविकता क्या है, हकीकत के नज़दीक रहना है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।